पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर फैंग, फायरी और बाकी सारे लोगों ने मिलकर शाओशन की सेक्ट पे कब्जा करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उन्होंने मास्टर को भी जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो ये कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर शाओचन आ जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उसे देखकर सारे लोग समझ चुके थे कि हम यहाँ पर शाओशन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, ताकि बाद में कभी आकर जब उन्हें मौका मिलेगा तब वो शाओशन के सेट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सेक्ट के जितने भी डिसेबल थे वो सभी भागते हुए एल्डर फैंग और बाकियों को पकड़ने के लिए गए होते हैं, ताकि कम से कम एल्डर फैंग ही तो यहाँ पर पकड़ में आ जाए। उसके बाद वो उसे बहुत मारेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें उसी की वजह से शुरू हुई थी। डिसेबल जब भाग रहे होते हैं तो उनके भागने के बाद हम एल्डर फैंग को देखते हैं, जो झाड़ियों के बीच में जाकर छुप चुका था इन डिसेबल से। उन सभी के जाने के बाद वो झाड़ियों से बाहर निकल कर आता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो भाग रहा था, पीछे से दो बंदे आते हैं जो कि एल्डर फैंग के ही साथी थे। वो उससे कह रहे थे, मास्टर इधर आओ, हमें यहाँ से रास्ता मिला है भागने का, तो हम इसी तरफ से भागते हैं। ये सुनकर एल्डर फैंग भी उनके पीछे चला जाता है, ताकि वो सारे के सारे लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकले। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, एल्डर फैंग को लग रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो रास्ते पे मुझे ये दोनों ले जा रहे हैं वो इस जंगल से बाहर जाता होगा। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ना मुझे गलत रास्ते पे ले जाकर जंगल में ही फंसा कर रखना चाहते हैं। वो दोनों डिसेबल एल्डर फैंग से कहते हैं, मास्टर आप क्या कह रहे हो, जल्दी चलो ना, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो आपको जल्दी करना होगा। लेकिन एल्डर फैंग उससे कहता है, देख साफ साफ मुझे बता कि ये रास्ता ना यहाँ से बाहर जाता है या नहीं जाता है। अगर तूने मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की ना, तो यहीं पे मैं तेरी जान ले लूंगा। ये सुनकर वो दोनों डिसेबल कहते हैं, अरे आप तो जल्दी हमारा प्लान समझ गए। हमारा प्लान तो ये था कि हम यहाँ पर आपको ना सेक्ट के हवाले कर देंगे, इसके बदले तो वो लोग हमारी जान बख्श देने ही वाले हैं। हम दोनों अपनी जान के लिए आपकी जान का सौदा लगाना चाहते थे। जो सुनकर तो एल्डर फैंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो डिसाइड कर लेता है कि अब तो मैं यहाँ पर इन दोनों का गेम बजा कर ही रहूंगा। इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक डिसेबल के मुंह को इतना जोर से दबाता है कि उसका मुंह ही वहाँ पर फट चुका था। उसके बाद वो दूसरे वाले डिसेबल की भी वहाँ पर जान ले लेता है, और उनकी जान लेने के बाद वो कह रहा होता है, मुझसे गद्दारी करने का अंजाम तो यहाँ पर ये होगा ही। जिसके बाद एल्डर फैंग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, ताकि खुद के दम पे ही वो इस जंगल से बाहर निकल सके। वो काफी देर तक के बस आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है ना, उसे वहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है। नजदीक जाने पर उसे पता चलता है कि ये तो शाओचन है। शाओचन यहाँ पर स्काईलॉर्ड वाला ही मास्क पहना हुआ था, जो नकली वाला होता है। वो एल्डर फैंग को देखकर कहता है, अरे एल्डर फैंग, आपने मुझे पहचाना? आपने मुझे वहाँ पर काल कोठरी में बंद किया था, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से भाग आया हूँ, और देखो रास्ते में मुझे आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। एल्डर फैंग कह रहा होता है, देख यहाँ पर तू भी मेरे साथ ना कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना, अभी दो को टपका कर आया हूँ, तुझे भी टपका दूंगा। शाओचन कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरी औकात कहाँ से आ गई जो मैं आपके साथ गद्दारी करूंगा, बल्कि मैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा आइडिया बताने आया हूँ, ताकि आप उस आइडिया का इस्तेमाल करते हुए इस जंगल से बाहर निकल सके। वो एल्डर फैंग को भी स्काईलॉर्ड वाला मास्क देते हुए कहता है कि मुझे ना कुछ बच्चों ने ये मास्क दे दिया था, बड़ा ही अच्छा मास्क है ये जो स्काईलॉर्ड बंदा है ना पूरी की पूरी सिटी में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। तो हम ये क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर यही मास्क पहन लेते हैं और इसे पहन के हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हम कौन है, और ये मास्क हमारा साथ देगा इस जंगल से बाहर जाने में। जो आइडिया एल्डर फैंग को भी काफी ज्यादा पसंद आ जाता है कि अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन एल्डर फैंग शाओचन से कहा था कि देखो मैंने ना पिछली बार तुम्हें बहुत ही मारा था, तो फिर भी यहाँ पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, क्यों दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? शाओचन कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इस सेक्ट वालों ने ना मेरी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, मुझे लूजर कहा और मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं की, इसलिए मैं खुद यहाँ से भागना चाहता था, और देखो आज मुझे अच्छा मौका मिल गया। मैं आपको अपना मास्टर चुनना चाहता हूँ ताकि आप मुझे सिखाएं, तो मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। एल्डर फैंग कहता है, शाबाश मेरे बच्चे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा ना दिमाग इतना ज्यादा अच्छे से चलता होगा, तुम तो मेरे बच्चे की तरह, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा, तुमने कमाल कर दिया यहाँ पर मेरी मदद करके। एल्डर फैंग तो शाओचन की बातों में बस फंसता ही जा रहा था। शाओचन एल्डर फैंग से कहता है, देखो मैं साउथ की तरफ से जाता हूँ, आप नॉर्थ की तरफ से जाओ, सुबह तक ना हम दोनों इस जंगल के बाहर होंगे। लेकिन एल्डर फैंग को लग रहा था कि कहीं शाओचन ना यहाँ पर कोई गेम ना खेल दे, इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है तुम नॉर्थ की तरफ से जाओ और मैं जाऊंगा साउथ की तरफ से, कि अगर यहाँ पर शाओचन ने कुछ प्लान बनाया होगा तो उसका प्लान उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन शाओचन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप जिस तरफ से कहोगे मैं उस तरफ से चला जाऊंगा। शाओचन के जाने के बाद एल्डर फैंग यहाँ पर कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ से इस जंगल से जिंदा बचकर बाहर निकलना है ना, तो मुझे स्काईलॉर्ड की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसका मास्क पहने बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। क्या करूँ, कौन से दिन आ गए जब मुझे बचने के लिए भी ना अपने दुश्मन के तरीके का ही इस्तेमाल करना पड़
पड़ा है, लेकिन एल्डर फैंग की खोटी किस्मत वहाँ पर वही बहन आ जाती है जिसकी भाई जो है वो हेवन के अंदर बैठा हुआ है और उसने सबको टारगेट दिया था शाओजन को मारने का। उस बंदे की सिस्टर जो होती है यहाँ पर आने के बाद वो एल्डर फैंग को शाओजन कहते हुए कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम ना शाओजन ही हो, स्काई लॉर्ड वाले, मैं यह मास्क ना पहचानती हूँ। पिछली बार तो तुमने मेरी और मेरे भाई की बेइज्जती करके हमें भगा दिया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं हेवन की गॉड से परमिशन लेकर आई हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले सकूं। आज कुछ भी ना क्यों ना हो जाए, आज तुम्हारा मरना यहाँ पर तय है, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगी, इस बार तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते। एल्डर फैंग के पसीने छूट चुके थे कि बाप रे, यहाँ पर मैंने ना स्काई लॉर्ड बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कौन सा स्काई लॉर्ड का दुश्मन आ चुका है मेरा बैंड बजाने के लिए। सिस्टर वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से तो वहाँ पर बिजलियों की बारिश हो चुकी थी और उसी बारिश का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक एल्डर फैंग के ऊपर कर दिया था। इस वजह से तो एल्डर फैंग का अंचर पंचर ढीला हो जाता है, यहाँ तक कि वो मास्क भी टूट चुका था और वो बेहोश हो चुका था। इस चीज को देखकर उस सिस्टर को समझ में आता कि अरे बाप रे, मैंने तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, ये तो स्काई लॉर्ड नहीं था, मैंने किसी अनजान और भैंसे आदमी को मार कर बेहोश कर दिया, क्या पता ये मर वर गया होगा, भला इसी में कि यहाँ से निकल लो। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर शाओचन भी खड़ा हुआ था जो कह रहा था कि वाह, मेरा प्लान तो बड़ी चुटकियों के साथ काम कर गया, मजा। अब मेरा एक और काम बाकी है, मुझे सबसे पहले जानमिंग को जाकर बचाना है। एक बार जानमिंग को बचा लो, उसके बाद सारी टेंशन कम हो जाएगी। दूसरी तरफ जानमिंग अब भी वहाँ पर ऑक्शन हाउस के मालिक के साथ भाग रही होती है, जिसके पीछे निंगराव पड़ी हुई थी। जानमिंग जिस गाड़ी पे सवार होती है वो बड़ी अजीब तरह से उड़ रही थी, उसे समझ नहीं आता कि ये कितनी खास है, इसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा भी है और ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ियों से बनाई गई है। ऑक्शन हाउस का मालिक बता रहा था कि ये मेरी फैमिली की सबसे खास है, हमारे एंसेस्टर तक के इस गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। तभी किंगराव जो होती है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गाड़ी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है ताकि वो जानमिंग को गाड़ी से बाहर फेंक दे, उसके बाद वो उसे पकड़ लेगी। लगातार कई सारे अटैक किंगराव के करने की वजह से उस गाड़ी का वहाँ पर बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। तभी गाड़ी के अंदर से वहाँ पर जानमिंग को एक क्रॉसबो दिखाई दे जाता है, इसलिए वो क्रॉसबो उठाती है और धड़ाधड़ निंगराव के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, जिस वजह से किंगराव की जो बटरफ्लाई पावर थी वो खत्म हो चुकी थी और यहाँ पर किंगराव का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया होता है। लेकिन इतना जोर से क्रॉसबो चलाने की वजह से यहाँ पर उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ चुका था, वो वहाँ से सीधा नीचे गिरने लगती है, जिस वजह से ऑक्शन हाउस का मालिक और जानमिंग दोनों बाहर फेंकाते हुए जमीन पर आ जाते हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जानमिंग कहती है, यार कितनी घटिया गाड़ी चलाते हो तुम, तुम्हें तो चलाना भी नहीं आता। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक कह रहा था, अरे अभी एक और कारनामा तो बाकी है, हमें कैसे भी करके किंगराव से बचना है ना, तो रुको मैं यहाँ पर दूसरा आइडिया निकालता हूँ। इसके बाद वो गाड़ी का कोई और सिस्टम दबा देता है, इस वजह से वो गाड़ी के जितने भी टूटे हुए पार्ट थे वो सभी आपस में मिलने लगते हैं और मिलकर वहाँ पर एक कमाल का घोड़ा बना देते हैं, जो घोड़ा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूबसूरत भी लग रहा था। जानमिंग एक देख कर हैरान रह जाती है कि कौन से फ्यूचर से ये ऑक्शन हाउस का मालिक ये टेक्नोलॉजी लेकर आया है, बड़ी कमाल की और हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी है ये। ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है, खड़ी क्या हो, आप जल्दी आओ, हमें यहाँ से निकलना है ना। इसलिए जानमिंग भी जल्दी से उस घोड़े पर आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर किंगराव भी आने वाली थी, इसलिए वहाँ पर उसके ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। ये देखकर जल्द से जल्द ऑक्शन हाउस का मालिक जानमिंग को लेकर वहाँ से भागने लगता है ताकि किंगराव के आने से पहले वो भाग सके। लेकिन जितना भी वो आगे बढ़ रहा था, किंगराव ने जगह जगह पर पेड़ को तोड़ के रखा हुआ था, इस वजह से पेड़ वगैरह उसका रास्ता रोक रहे होते हैं। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक अपने घोड़े का बूस्ट बटन दबाते हुए अपने घोड़े की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन जैसे उसने स्पीड बढ़ाया था, किंगराव वहाँ पर आकर अपने कई सारे क्लोन बना लेती है और उसके बाद वो ऑक्शन हाउस के मालिक से कहती है, आखिर तुम यहाँ पर जानमिंग को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई लगती है क्या ये। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है, मुझे तो पैसे से मतलब है, शाओचन ने मुझे पैसे दिए इसलिए मुझे मैं इससे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप फटफट से मेरा रास्ता खाली करो। निंगराव कह रही होती है, अच्छा तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि पैसा ज्यादा कीमती होगा या जान ज्यादा कीमती होगी, तुम यहाँ पर अपनी जान को सिलेक्ट करोगे या फिर पैसे को सिलेक्ट करोगे। मेरे ख्याल से ना लगता है तुम्हें पैसा ही सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद वो उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर दी है। इस वजह से अब जानमिंग और ऑक्शन हाउस का मालिक भी किंगराव से फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग दो थे और अकेले यहाँ पर किंगराव का मुकाबला कर रहे होते, लेकिन फिर भी किंगराव जो थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। लेकिन जैसे वो वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने वाली थी, वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे ऑक्शन हाउस के अंदर कैद करके रखा गया था। वो बीस्ट गर्ल यहाँ पर आने के बाद किंगराव के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऑक्शन हाउस का मालिक उस बीस्ट गर्ल को देखकर हैरान रह जाता है कि अरे वाह, ये तो खुद को बीस्ट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बड़ी कमाल की और खतरनाक टेक्निक है इसके पास। लेकिन फिर भी क्या फायदा, हमें नहीं लगता कि हम तीनों मिलकर यहाँ पर किंगराव को हरा सकते हैं, क्योंकि किंगराव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंगराव कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम तीनों भी यहाँ पर एक साथ क्यों ना आ जाओ, तुम लोग मेरे अपोनेंट हो ही नहीं, हम तुम तीनों का आसानी के साथ गेम बचा देंगे।
करेंगे, देखना चाहते हो कि मैं कैसे तुम लोगों को मारती हूँ तो देखो। जिसके बाद किंग राव ने अपने बहुत सारे क्लोन को बनाते हुए सारे के सारे क्लोन को उन तीनों की तरफ भेज दिया था। इस वजह से वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है, लेकिन बीस्ट गर्ल ने असली किंग राव को पकड़ लिया था। इस वजह से उसका क्लोन भी गायब हो जाता है। यही मौका देखकर ऑक्शन हाउस का मालिक जो होता है अपने घोड़े को लेकर आता है और जियानमिंग से कहता है देखो जब तक बीस्ट गर्ल ना किंग राव से फाइट करिए तब तक हम यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन जियानमिंग कहती है नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, जब तक मेरी दोस्त यहाँ पर है मैं उसकी मदद करूंगी, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। इसके बाद जियानमिंग ने फिर से किंग राव के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन जियानमिंग अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से उन दोनों को वहां पर उठाकर फेंक देती है। ये देखकर ऑक्शन हाउस का मालिक दोबारा से बीच में आता है और धुएं वाला धमाका कर देता है। इस वजह से चारों तरफ धुआं फैल चुका था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऑक्शन हाउस का मालिक जियानमिंग और बीस्ट गर्ल दोनों को लेकर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद किंग राव जो थी वो कह रही थी कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंखों के सामने से यहाँ से भागने की, देख लेना मैं एक बार अगर तुम लोग हाथ में आ गए ना तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा मुझसे वादा है और मैं अपना वादा निभा कर ही रहती हूँ, बस उस दिन का इंतजार करना जब तुम लोग मेरे हाथ में दोबारा से लगते हो। दूसरी तरफ हम शियाओचन को देखते हैं जो अपने घोड़े पे सवार होकर जियानमिंग को ही ढूंढने के लिए आया हुआ था। वो उसी शहर में ढूंढने के लिए आता है जहाँ पर पिछली बार उसने जियानमिंग को छोड़ा था। वहाँ पर आने के बाद उसे आसमान में बहुत ही सारे कैंडल उड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं जिसे लोगों ने अपना अपना नाम लिखकर वहाँ पर उड़ा दिया था। उन्हीं कैंडल को वहाँ पर शियाओचन देख रहा होता है, तभी एक कैंडल जो होता है वो जलकर नीचे फेंका जाता है। शियाओचन जैसे उसे उठाता है उसे पता चलता है कि अरे ये तो जियानमिंग वाला ही है, इसने उस कैंडल को उठाकर फेंका था जो जलने के बाद यहाँ आकर गिर गया है। वो जियानमिंग से कहता है जियानमिंग मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, तुम चाहे कहीं पे भी क्यों न चली गई हो मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। इसके बाद वो फिर से शहर के अंदर आने के बाद जियानमिंग को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। वहीं पर यंग मास्टर भी मौजूद था। शियाओचन जैसे उसे देखता है वो उससे पूछता है जियानमिंग कहाँ है, इसलिए यंग मास्टर उसे सारी बात बता देता है कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे किंग राव उसके हाथों से छुड़ाकर जियानमिंग को ले गई। जो सुनकर शियाओचन एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अब तो मैं किंग राव को नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ ऑक्शन हाउस का मालिक बीस्ट गर्ल और जियानमिंग दोनों को अपने घोड़े पे बिठाकर वहाँ से जंगल से भाग रहा होता है ताकि जल्द से जल्द वो इस जंगल को पार कर सके, वरना किंग राव फिर से यहाँ पर आ जाएगी। उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था कि अगर इस बार किंग राव आई ना तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। लेकिन उनका डर यहाँ पर सच में बदल जाता है क्योंकि सामने एक ऑरा का भवंडर बना था जो ऑरा किसी और का नहीं बल्कि किंग राव का ही था। उसने यहाँ पर इन लोगों को देख लिया था तो अपने पावर का भवंडर बनाकर इनकी तरफ ही भेज दिया होता है। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है देखो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर न सिर्फ ऑरा है, यहाँ पर किंग राव नहीं है, वो खाली इल्यूजन क्रिएट करती है ताकि लोगों के दिमाग को ना बहका सके, इसलिए हमें सीधा सीधा इस ऑरा से ही बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हमें मेरी बात पे भरोसा रखो और हिम्मत रखो। इसके बाद तो ऑक्शन हाउस का मालिक सीधा ऑरा के अंदर से अपने घोड़े को भगा देता है। आगे आने पर भी कई सारे वहाँ पर ऑरा के भवंडर बने हुए थे जो सारे के सारे भवंडर यहाँ पर उसका रास्ता रोक रहे होते, लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक अपने घोड़े को चलाते हुए सभी भवंडर को क्रॉस करते जा रहा था। उसे पता चल चुका था कि ये सब असली नहीं बल्कि एक नकली है और एक छलावा है जो किंग राव से दिखाना चाह रही है, लेकिन वो उसमें फंसना नहीं चाहता है। तभी जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते ना उन्हें यहाँ पर शियाओचन की आवाज सुनाई दे रही होती है। ये सुनकर वो लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में शियाओचन यहाँ पर आ चुका है। ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है देखो मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि शियाओचन आया होगा, ये जरूर किंग राव का ही काम होगा जो हमें बहलाकर अपने पास बुलाना चाहती है, तो इस आवाज को बिल्कुल इग्नोर करो। अगर शियाओचन यहाँ पर सच में आया होगा ना तो वो ढूंढता हुआ हमें यहाँ पर आ ही जाएगा, हमें जाने की जरूरत नहीं है, वरना पक्का ये किंग राव की चाल होगी जो हमें पकड़ लेगी। अब वहाँ पर उन्हें सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि जियानमिंग को शियाओचन भी दिखाई देने लगता है जो एक झाड़ी के पीछे एकदम घायल होकर पड़ा हुआ था। वो जियानमिंग से कहता है देखो मैंने यहाँ पर अपनी जान पे खेलकर तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे छोड़कर जा रही हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तुम मेरी मदद करने भी नहीं आ रही, देखो मैं कितना घायल हूँ। लेकिन ऑक्शन हाउस का मालिक जियानमिंग से कह रहा था कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ से उतरने की कोशिश मत करना, नहीं इन सब चीजों पे ध्यान देना वरना तुम बुरी फंस जाओगी। ऑक्शन हाउस का मालिक अपने घोड़े की और ज्यादा स्पीड को बढ़ाते हुए जल्द से जल्द यहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि जियानमिंग को इल्यूजन से बाहर निकाल सके। और जैसे वो लोग यहाँ पर इल्यूजन से बाहर आए थे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्योंकि असल में वहाँ पर शियाओचन था ही नहीं, ये जो ऑरा फैला हुआ था उसी ने इल्यूजन क्रिएट किया जिस वजह से जियानमिंग को लगा कि वहाँ पर शियाओचन आ चुका है जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। लेकिन जब ऑक्शन हाउस का मालिक अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर जियानमिंग होती ही नहीं क्योंकि जियानमिंग को सच में लग गया था कि जंगल में ही शियाओचन छूट गया है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहीं पर कूद गई थी। वो उसी जंगल में शियाओचन को ढूंढते हुए कह रही होती शियाओचन कहाँ चले गए तुम, मैं आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए, जल्दी से आ जाओ। वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी उसे एक जगह पर किंग राव दिखाई देती है जो
शियाओचन को यहाँ पर मार मार के उसकी हालत खराब कर चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है, जियानमिंग मुझे पता है कि तुम आसपास ही कहीं हो, जरा तुम यहाँ पर शियाओचन की हालत देख रही हो, मैंने इसे मार मार कर ना कुत्ता बना दिया है, मैं यहाँ पर इसे और ज्यादा मारूंगी जब तक कि तुम यहाँ पर आती नहीं, और यहाँ पर अगर तुम जल्दी नहीं आई ना तो मैं यहाँ पर इसकी जान तक ले लूंगी। तो फैसला तुम्हारा है, तुम यहाँ पर शियाओचन को बचाना चाहती हो या फिर इसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हो, जैसा तुम्हारी मर्जी होगी वैसा ही होगा। इस चीज को सुनकर जियानमिंग जैसे ही किंग राव के पास जाने वाली होती है, सही टाइम पर ऑक्शन हाउस का मालिक आकर जियानमिंग को रोक लेता है। वो उससे कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये इल्यूजन है, किंग राव ने इसे क्रिएट किया है, इस पे ध्यान मत देना, यहाँ पर शियाओचन है ही नहीं। किंग राव वहाँ पर आवाज लगाते हुए कह रही होती है, तुम ये मत सोचना जियानमिंग कि ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, और देखो मैं यहाँ पर शियाओचन को कितना मार रही हूँ, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो यहाँ पर शियाओचन मर ही जाएगा, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। वो इल्यूजन वाला जो शियाओचन था मार खा कर घर एकदम खतरनाक तरीके से घायल हो गया होता है। वो वहाँ पर रोते हुए कहता है कि जियानमिंग तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने अपनी जान लगा दी तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर भाग गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया, मुझे तुम्हारे पर भरोसा करना चाहिए ही नहीं था, मुझे नहीं पता क्या था कि तुम इस तरह से मुझे छोड़कर भाग जाओगी। जियानमिंग इतना तरीके से उस इल्यूजन में फंस चुकी थी कि वो अब सीधा ऑक्शन हाउस के मालिक के ऊपर ही हमला करते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है ताकि वो शियाओचन को जाकर बचा सके। वो कहती है, अगर ये यहाँ पर इल्यूजन नहीं हुआ तो शियाओचन यहाँ पर मर जाएगा, अगर यहाँ पर 1% भी चांस है ना कि अगर वो असली शियाओचन है तो मैं उसे जाऊंगी बचाने के लिए, चाहे यहाँ पर मेरी जान क्यों ना खत्म हो जाए। जिसके बाद वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सीधा किंग राव के सामने आ जाती है और उसके ऊपर हमला शुरू कर देती है। वो पूरी तरह से किंग राव के इल्यूजन में फंस चुकी थी, लेकिन जैसे वो शियाओचन के पास आती है उसे पता चलता है कि अरे ये तो शियाओचन है ही नहीं, बल्कि ये तो किंग राव का ही बनाया हुआ एक क्लोन था, और उसे अब यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मुझे ऑक्शन हाउस के मालिक की बात सुननी चाहिए थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर। किंग राव अपने नाखून घुसाते हुए वहाँ पर जियानमिंग की हालत खराब कर रही होती, पूरा नाखून उसके पीठ के आर पार हो गया था। किंग राव कह रही थी, तुम्हें पता है कि सबसे खतरनाक इल्यूजन क्या होता है? इंसान का जो वो अपनी आंखों पे देखता है ना, वही सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। हर टाइम इंसान की आंखें ही धोखा खाती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्काई लॉर्ड आ जाता है, जो वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किंग राव के ऊपर हमला शुरू कर देता है। किंग राव की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए जल्दी से वो जियानमिंग को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओचन जैसे तैसे वहाँ पर जियानमिंग को बचा लेता है। वो बेहोश हो चुकी थी, और जैसे बेहोश होने से पहले वो शियाओचन को अपने पास देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार शियाओचन वापस आ गया, और इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। तब तक के किंग राव भी वहाँ से भाग चुकी थी शियाओचन को देखकर। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।